स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आपने इतना तो जान लिया होगा कि जेई एडवांस का सिलेबस रिलीज हो चुका है, डेट आ चुकी है, सब कुछ। अब आपको डाउट आ रहा है कि अभी जो मेंस की हम तैयारी कर रहे हैं या एडवांस की, कुछ बच्चे पहले से ही सारा सिलेबस कर रहे थे, तो पहली चीज़ तो क्लियर कर लेते हैं कि एडवांस में सिलेबस ज़्यादा है, मेंस में कम है। मेंस में मतलब रिड्यूस हुआ है, एडवांस का मैं कहूँगा वही है जो पहले था, मतलब ठीक है, एडवांस में रिड्यूस नहीं हुआ है, तो ये नहीं कहेंगे चेंज हुआ है कुछ, वही है। अब यहाँ पे थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो एडवांस में और मेंस में नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे आप देखोगे मैं मेंस का भी खोल रखा है और ये एडवांस का भी है। मेंस में क्या यूनिट वाइज दिया है सिलेबस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको यूनिट वाइज ऐसा नहीं दिखेगा, आपको चैप्टर्स टाइप के दे रखे हैं। तो अब आप पहले क्लियर कर लेते हैं। पहला दे रखा है सेट्स रिलेशन फंक्शन, तो यहाँ पे भी है सेट्स रिलेशन फंक्शन। अब एक एक लाइन मैच करने में तो काफी टाइम निकल जाएगा, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, रेड मार्क करता जाता हूँ जो जो चीजें आपको एक्स्ट्रा और पढ़नी पड़ेंगी अगर आप एडवांस के लिए सोच रहे हो। ठीक है, जैसे देखो सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, वैसे भी आप मेंस के लिए भी पढ़ोगे। डिफरेंस काइंड्स ऑफ सेट भी हमें पढ़ना है, अलजेब्रा ऑफ सेट पढ़ोगे, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस। अब ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स है तो इसका डायरेक्टली कहीं मेंस में नहीं है, तो ये वाली चीज आपको करनी पड़ेगी। अब लेकिन मैं ये बोलूँगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स की मैं बात करूं तो ये तो वैसे भी दे सकते हैं, मतलब जब आप सेट्स के बारे में पढ़ रहे हो तो ये चीज़ भी आपको पढ़नी होगी। तो देखो होता क्या ना, कुछ चीज़ें डायरेक्टली नहीं लिखा होता लेकिन वो हिडन होती हैं कि भाई करना है। ठीक है, तो ये मैं बोलूँगा इनडायरेक्टली वैसे भी आप पढ़ोगे ही। ठीक है, देयर एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज। अब डी मॉर्गन्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन डी मॉर्गन्स का तो बहुत जगह यूज हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे हो तो डी मॉर्गन्स के बारे में आपको तो पता ही होना चाहिए। इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अब ये बात लगे कि प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इनमें वो वहां नहीं पूछेंगे, यहां पूछ सकते। तो यहां पे मैं बोलूं तो सेट्स में आपको ऐसा बहुत कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, यानी कि आप मेंस में जो पढ़ रहे हो वो आपको एडवांस पढ़ना है। ये सिमेट्रिक डिफरेंस ठीक है आपको यहां पे दिख जरूर नहीं रहा है, मतलब अगर आप कंपेरेबल करने पे आओगे तो दिखेगा नहीं ऐसा, लेकिन वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने बोला है आपसे। ठीक है, तो यहां पे मैं कहूंगा सेट्स में जो आप यहां पे पढ़ोगे वही चीजें आपको यहां पे भी पढ़नी पड़ेंगी, बस ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अगर मैं हटा दूं तो। ठीक है, अब आते हैं रिलेशन एंड फंक्शन में। तो सीधी सी बात, जब सेट्स रिलेशन की बात करते हैं तो अब यहां पे लिखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट सेट, ऑर्डर पेयर। अच्छा मैं एक चीज बता दूं कि जो मेंस का सिलेबस दे रखा है ना वो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है। जैसे यहां पे लिखा है रिलेशन, बस इन्होंने रिलेशन लिख दिया, काम खत्म। अब रिलेशन के अंदर उसका डोमेन भी आता है। अब सीधी बात, तुम रिलेशन पढ़ोगे तो क्या उसका डोमेन रेंज नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तुम देखोगे जब एडवांस का जो सिलेबस दे रखा है वो थोड़ा ज्यादा चीजें मतलब एक्सप्लेन कर रखी है, कि टॉपिक ज्यादा एक्सप्लेन कर रखा है। यहां पे चीजें थोड़ी शॉर्ट में दे रखी है, जैसे रिलेशन लिख दिया, टाइप्स ऑफ रिलेशन लिख दिए, इक्विवेलेंस रिलेशन, फंक्शन में 1 ऑन टू और कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो यहां शॉर्ट में चीजें लिख रखी हैं। तो यहीं पे जब आप कंपेयर करने बैठ जाओगे तो आप कहोगे सर ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नहीं है इसमें, ठीक है, ऑर्डर पेयर भी नहीं है। भैया ऐसी गलती मत करना, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें डायरेक्टली अगर आप मैच करोगे तब तो आप ये भी अंडरलाइन कर लोगे। ठीक है, आप पता चले आपने ये भी अंडरलाइन कर लिया, अच्छा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अरे भाई रिलेशन सीख रहे हो तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो मैं वो अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं जो आपको ऑलरेडी उसमें भी पढ़ना है। अब बिल्कुल एक टू एक मैच मत करना, ठीक है। रिलेशन पढ़ोगे तो डोमेन रेंज भी पढ़ोगे, चाहे मेंस के लिए हो चाहे एडवांस के लिए। इक्विवेलेंस रिलेशन वहां भी लिखा हुआ है। अब आते हैं फंक्शन के बारे में, बहुत ज्यादा वहां पे नहीं बोला गया है, उसमें बस आपको 1 ऑन 2 के बारे में बोल दिया और कंपोजिट फंक्शन के बारे में। लेकिन यहां पे लिखा है फंक्शन इज द स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब देखो ये जो लाइन लिखी है सीधी सी बात है, रिलेशन का स्पेशल टाइप होता है फंक्शन, तो इन्होंने बोल दिया इस टॉपिक को, जबकि ये चीज तो हम उसमें भी सीखेंगे। फंक्शन एज मैपिंग, डोमेन रेंज हमें वैसे भी समझना है। इन्वर्टिबल फंक्शन ये मैं मान लूंगा कि भैया इन्वर्टिबल फंक्शन जो है वो उतना मेंस में नहीं पूछेंगे क्योंकि उसके बारे में ज्यादा लिखा नहीं है और वो थोड़ा सा प्रोसेस भी थोड़ा अलग हो जाएगा। इवन ऑड फंक्शन भाई पता होना चाहिए। अब ये चीज उसमें लिखी तो नहीं है इवन ऑड फंक्शन के बारे में, भैया ये तो पता होना चाहिए। ये तो 12th में आपको अगर याद हो डेफिनेट इंटीग्रल्स, उसमें इवन ऑड फंक्शन का यूज होता है। तो भाई मैं मतलब बार बार ये बात बोलनी पड़ रही, लेकिन आप ये बात समझो कि यहां पे चीजें थोड़ी ज्यादा मतलब डिस्क्राइब कर रखी हैं, वहां पे शॉर्ट में लिख रखा है। तो आप ये मत डायरेक्ट लाइन बनाने लगना बैठ के, प्रिंट आउट निकाल लिए लाइन बना रहे हो बैठ के,
वो गलती मत करना, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ वैसे समझना कि जो चीजें दोनों में ही पढ़नी होंगी, ठीक है। तो यहां तक अभी हमें बस ये मिला, इनवर्टेबल फंक्शन बोल सकते हैं। इवन ऑड आपको पढ़ना पड़ेगा, इनटू ऑन टू आप उसमें भी पढ़ोगे, वन टू ऑन वन फंक्शन, स्पेशल फंक्शन, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, पावर, एब्सोल्यूट वैल्यू, ये सारी चीजें हम उसमें भी पढ़ेंगे भाई। ये तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन आ जाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, तो वो तो वैसे ही सीखना है, ठीक है। सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कंपोजिशन, मैं कहूंगा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा भाई आपको। अगर मेंस को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बस इन्वर्टिबल में कह सकता हूं कि इसका क्वेश्चन उसमें नहीं देंगे। तो यहां पे अगर बोलूं तो सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, तो भैया लगभग में पूरे ही है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में यहां पे अगर हम देखें मेंस में, तो आपको मोटा मोटा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानना है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट, आर्गेन प्लेन, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस, आर्गुमेंट। बस मॉडुलस आर्गुमेंट पे कहानी खत्म है। अब यहां देख लेते हैं, देखो यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन, मल्टी, अब देखो सीधी बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो एडिशन पढ़ोगे, सब्सट्रैक्शन पढ़ोगे, तो वो उन्होंने थोड़ा बता दिया, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कॉन्जुगेट, पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब ये पोलर रिप्रेजेंटेशन आपके लिए अलग हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ आर्गुमेंट और मॉडुलस की बात हो रही है। इसका एक और वर्ग मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है पोलर फॉर्म, तो यहां पे उसको पोलर फॉर्म में एक्स्ट्रा पूछ लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, मतलब मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है आर्गुमेंट की उसकी, तो वहां पे प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए क्योंकि है नहीं, तो ये कह सकते हैं कि ये वही हटा है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यूब रूट यूनिटी के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो क्यूब रूट यूनिटी के बारे में डायरेक्टली सिलेबस में जरूर नहीं दे रखा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं यहां पे कहूंगा उधर भी आपको पढ़ना ही होता है। जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हो तो यार क्यूब रूट यूनिटी के बारे में तो पढ़ना है। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पे रेड लाइन ये है एक्चुअल में, ठीक है। चलो अब आप आ जाओ, स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ऐसा यहां पे कुछ नहीं है। क्वाड्रेटिक की अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट वहां भी है। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, फॉर्मेशन विद गिवन रूट्स, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये आपके लिए अलग है, वहां पे आपको इधर मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स, ठीक है। अब आ जाओ अरिथमेटिक। अब देखो ना टॉपिक क्या है ना, इन्होंने उस तरीके से नहीं दे रखा। ये लाइन आप लोग मार्क कर लो जैसे मैंने करवाया है, ठीक है। मैं साइड हो जा रहा हूं, अब मैं हटा देता हूं। देखो अब यहां पे क्या है, तो यहां पे तो यूनिट बदल दी है, मतलब अगर देखें सीक्वेंस एंड सीरीज यूनिट नंबर 6 में दे रखा है इन्होंने, यूनिट वाइज नहीं देते हैं यहाँ पे एडवांस में, तो यहीं पे शुरू हो गया क्योंकि अलजेब्रा के अंदर आता है तो वो अलजेब्रा में ही दिखा देते हैं सारी चीजें। अब यहां से अरिथमेटिक ये सब शुरू हो गया। तो देखो अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो हमें पढ़नी है, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ना है, उसमें भी सम ऑफ फाइनाइट अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है भाई। सम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में नहीं बोला, लेकिन वो हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके लिए बोलो पढ़ेंगे। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अच्छा इसके लिए मना किया गया है कि स्पेशल टाइप की सीरीज नहीं पढ़नी है भैया, लेकिन सम ऑफ एन नेचुरल नंबर तो एपी यूज करके कर लेते हो, तो मैं कहूंगा ये तो आपको पता होना चाहिए। हाँ ये बात अलग है कि सम ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ये मत करना, मतलब मेरा कहने मतलब है सम ऑफ आर, इसका वैल्यू अगर मैं बोलूं तो ये तो एपी से निकल आएगा, तो ये तो पता करना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ ये वाले क्वेश्चन आप छोड़ दो, आर स्क्वायर वाले और आर क्यूब वाले, किसमें, मेंस में, एडवांस में ये करना है। तो ये जो लाइन मैंने बनाई है ये तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा है एडवांस के लिए। अब लॉगरिथमिक एंड देयर प्रॉपर्टीज, भाई मेंस में कहीं लिखा नहीं है लेकिन आता रहता है, ठीक है। लॉगरिथम आपको सीखना है, उसमें भी आप क्वेश्चन देखोगे लेटेस्ट आते रहते हैं, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंटेक्स, हाँ बाइनोमियल थ्योरम में प्रॉपर्टीज आपको नहीं पढ़नी है, वहां पे प्रॉपर्टीज मेंस में आपको नहीं पढ़नी, तो ये एक्स्ट्रा हो गया मतलब। तो देखें अभी आप देखोगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट आया है, ठीक है। अब आ जाते हैं मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में अगर देखें तो मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर एरे, वहां भी पढ़ना है, इक्वालिटी पढ़ना है, एडिशन पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर प्रोडक्ट मैट्रिसेस, ट्रांसपोज, एलिमेंट्री रो, जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ये सब होते हैं ये आपको नहीं पढ़ने हैं वहां पे, ठीक है, यहां पे पढ़ने हैं। डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ना है, एडजॉइंट पढ़ना है, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर अप टू 3, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ दैट दीज मैट्रिक्स बाय ऑपरेशंस, ऑपरेशन से मतलब वही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो नहीं पढ़ना था, तो यहां पे मतलब मेनली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है, ठीक है। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक,
देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस, ये सारा आपको वैसे भी उसमें मेंस के लिए भी पढ़ाई करनी। तो यहां पे बस कह सकते हो कि एलिमेंट्री रो वाले जो ऑपरेशन होते हैं जिसमें बोलते हो C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं डिटरमिनेंट में और मैट्रिक्स में, तो वो आपको करने हैं। और ये बहुत बड़ा पोर्शन डिलीट हो गया मेंस में, लेकिन एडवांस में आप देखोगे, अब मेंस में देखोगे पहले बहुत क्वेश्चन आते थे, अब लेकिन क्या है कि अब सिलेबस में नहीं है तो मेंस में नहीं आएंगे, लेकिन एडवांस में तो आएंगे। अब आ जाओ प्रोबेबिलिटी पे, तो प्रोबेबिलिटी में आप देखोगे तो ऐसा कुछ ज्यादा आपको देखो, अब यहां पे अगर आप प्रोबेबिलिटी को देखोगे तो बहुत शॉर्ट में लिखा है मेंस में, दिखाता हूं मैं आपको। अगर प्रोबेबिलिटी को यहां पे देखोगे आप तो बहुत शॉर्ट में दिखेगा आपको। कहां गया प्रोबेबिलिटी हमारा भाई, प्रोबेबिलिटी, हाँ ये इधर सिंपल लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब यहाँ पे एडवांस में क्या करा, थोड़ा बता दिए, ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, तो आप कहोगे सर ये मैच नहीं हो रहा है। भाई देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट आप पढ़ोगे, सैंपल स्पेस के बारे में जानोगे, डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट के बारे में, भाई ये तो बेस है नहीं प्रोबेबिलिटी का, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, ये सब कुछ करोगे। कंप्यूटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यूजिंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, भाई सीधी बात ये भी आएगा। तो ये मेंस के लिए भी पूरा पढ़ोगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी पूरा पढ़ना है, ये मत जाओगे टॉपिक मैच करने लगो बैठ के, ठीक है। और यहाँ पे देखें डिस्पर्सन, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस ऑफ ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डेटा, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विद सेम मीन विद डिफरेंट वेरिएंस, रैंडम वेरिएबल, मीन एंड वेरिएंस विद रैंडम वेरिएबल। अगर यहाँ पे देखें स्टेट्स वाला पोर्शन, तो यहाँ पे आपको थोड़ा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन मोड ऑफ ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन डेविएशन विद ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा। मतलब यहाँ पे सिंपल सा है, मीन, मीडियन मोड और मीन डेविएशन, ठीक है, और आपको वेरिएंस और ये सब पता करना है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये चीज पार्ट जो है एक्स्ट्रा दिखेगा कि एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद सेम मीन बट डिफरेंट वेरिएंस, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे। बाकी सब ठीक है, इधर रैंडम वेरिएबल हमें प्रोबेबिलिटी में सीखना है वैसे भी, तो मीन, वेरिएंस यहां भी आपको सीखना है। तो यहां पे आपको चीजें करना है, मतलब कह सकते हो ये तुम्हारा मीन, मीडियन मोड, डेविएशन यहां तक तो हो गया तुम्हारा मेंस वाला सिलेबस यहां से, और यहां इसके आगे चल रहा है तुम्हारा एडवांस का। तो मैं अंडरलाइन कर लूं, तो ये आपको यहां पे ये वाला पार्ट आपको एक्स्ट्रा एडवांस के लिए करना है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री। यार वैसे भी बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, बस अगर मैं मेजर डिफरेंस बोलूं तो यहां पे जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, वहां पे इक्वेशन वाला पार्ट पूरा हटा दिया गया है, ठीक है। इक्वेशन वाला पार्ट वहां पे पूरी तरीके से गायब है, बाकी सब आपको पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री अब यहाँ पे हो सकता है थोड़ा कम दे रखा हो, लेकिन पढ़ना सब होता है। देखो मैं दिखाता हूं, अब यहाँ पे तो लिख दिया ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, बस शॉर्ट में लिख दिया। लेकिन एक्चुअल में ये जो सब लिखा हुआ है ये सब आप उसमें ही पढ़ रहे हो, ठीक है, तो सारी चीजें इंक्लूडेड हो गई हैं। और अब देखो यहाँ पे आते हैं ज्योमेट्री वाले पार्ट पे। तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें, यानी कि जिसमें स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन अगर ये सब आ रहा है आपका, पहले स्ट्रेट लाइन की बात कर लेते हैं, 3D की बाद में बात करेंगे। तो भाई तुम्हारा देखो कार्टेशियन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला, अच्छा मैं रेड लाइन नहीं कर रहा हूं, नहीं तो कहोगे सर ये नहीं करना है क्या, भाई सब है आपका उसमें भी। स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म, एंगल बिटवीन 2 लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, लाइन्स थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। तो बाइसेक्टर के बारे में ऐसा गिवन नहीं है सिलेबस में। कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो आ सकता है क्वेश्चन। सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, इनसेंटर, सर्कमसेंटर, ये सब पता होना चाहिए आपको। देखो अगर हम यहाँ पे देखें स्ट्रेट लाइन का, यहाँ पे तो अलग से दे रखा है ना स्ट्रेट लाइन का, देखो वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ भी है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन है, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स है, कंडीशन 4 देखो सीधा कॉन्करेंस आ गया। तो वो जो बाइसेक्टर वाली कंडीशन है वो इसमें नहीं है, ठीक है। बाकी आपको सेम, मतलब यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किया था वो मैं फिर से कर देता हूँ। यहाँ पे आपको जो मेन है डिफरेंस, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, ये वाला पार्ट नहीं करना है, बाकी सब है। इक्वेशन ऑफ सर्किल इन वेरियस फॉर्म, अच्छा देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्किल इन वेरियस फॉर्म, और वहां पे अगर आप देखोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म एक जनरल फॉर्म है, मतलब ठीक है, वहां पे 2 है, जैसे एक तो तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म है और एक जनरल फॉर्म है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है वेरियस फॉर्म, तो आपको हर फॉर्म में करना पड़ेगा। जैसे शिफ्टेड फॉर्म में भी दे सकते हैं कि जैसे हम इन जनरल सेंटर को 0 0 ले लेते हैं, वहां पे हो सकता है शिफ्ट कर दें कुछ सेंटर को, ठीक है।
तो ये सब फॉर्म भी आपको पूछेगा। मेन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये बड़ा डिफरेंस है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल एंड कॉर्ड, ये वाला पार्ट। मतलब इक्वेशन तो ठीक है सर्कल की, वो हम उधर भी सीख लेंगे, यहां भी सीखेंगे, लेकिन जो मेन है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट के बारे में हमें मेंस में नहीं सीखना है। टेंजेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना कि ये सर्कल है, ये एक टेंजेंट है, ये रेडियस है, इस पे कुछ है, आपके कुछ और कंडीशन दे दी कि इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसका लोकस बताओ, ऐसे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई टेंजेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो मेंस में नहीं आएंगे, इसमें पूछे जाएंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, ये भी नहीं है, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल विथ स्ट्रेट लाइन और अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये सारी चीजें आपकी एक्स्ट्रा हो रही हैं, ठीक है। अब दो सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, एलिप्स एंड हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म, देयर फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एसेंट्रिसिटी, पैरामेट्रिक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल। तो यहां पे भी जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल आ गया, वो आपको हटा देना है। अब यहां पे जो सर्कल वाला पार्ट है उसमें थोड़ा ज्यादा हटा दो, मैं पहले इरेज करके फिर से बताता हूं। देखो, एक तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कॉर्ड। पैरामेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है। इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल विद स्ट्रेट लाइन, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आपको मेंस के लिए नहीं पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, ऐसा वो भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहां पे सर्कल के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, वहां पे सर्कल के बारे में थोड़ा कम ही पढ़ना है, ठीक है, मतलब बेसिक बेसिक चीजें जो है, ठीक है। और यहां पे अगर बात करें, ये तुम्हारा सारा है, इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ये भी नहीं है। तो यहां पे कह सकते हो काफी कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं थ्री डायमेंशन में। अब थ्री डायमेंशनल में अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर आप देखोगे, अगर आप तो 12th क्लास में ही है, तो 12th क्लास में आपने देखा होगा, अपने एनसीईआरटी के बारे में बात करूं तो आपने लाइन पढ़ा होगा और बेसिक आइडिया, प्लेन के बारे में नहीं पढ़ा, और मेंस में भी प्लेन के बारे में नहीं है। तो जहां जहां प्लेन होगा वो हटा दो। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का स्क्यू लाइन, शॉर्टेज डिस्टेंस, इक्वेशन ऑफ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, जहां जहां प्लेन आ जाए हटा दो। एंगल बिटवीन टू लाइन, ठीक है, एंगल बिटवीन टू प्लेन हटा दो, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन हटा दो, और कोप्लेनर के बारे में कुछ ऐसा लिखा नहीं है, ठीक है, इतना मतलब प्लेन वाला पार्ट हटा दो, सिंपल, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया थ्री डायमेंशनल में। अगर बात करें डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि लिमिट इन सबकी, तो भाई लिमिट ऑफ कंपोजिट फंक्शन, भाई ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। अब ये देखो, जो कैलकुलस वाला पार्ट होता है वो वैसे ही कंफ्यूजन होता है, बहुत शॉर्ट में लिख भी दिया होगा, लेकिन तुम्हें पढ़ना होता है बहुत कुछ। अब फंक्शन के बारे में नहीं बोला था, लेकिन पढ़ना तो है ही ना, तो यहाँ पे सब कुछ पढ़ना है। मैं सीधा बोलूं तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, चाहे उसमें लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ठीक है। आपको बस छोड़ना क्या है मैं वो बताता हूं। टेंजेंट नॉर्मल आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, मेंस में ये आपके लिए एक्स्ट्रा होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ टू ऑर्डर पढ़ना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पढ़ना है, रोलेस थ्योरम एंड लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम नहीं पढ़ना है, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन दो थ्योरम का नहीं पढ़ना है, इन दोनों का, डेरिवेटिव्स अप टू ऑर्डर 2 ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, और ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपको नहीं पढ़ना है। तो ये चीज आपकी कैलकुलस में डिलीटेड है, बाकी जो आपको एक्स्ट्रा दिख भी रहा है वो आपको वैसे भी पढ़ना होता है। ये इन्होंने बस सिलेबस को, तो मैंने बोला ना, डिस्क्राइब करके ज्यादा लिख रखा है, उससे कंफ्यूजन है। इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन एज द प्रोसेस, अब देखो इन्होंने प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन बताया, तो वो तो भाई इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात पढ़ेंगे, अब उसमें लिखा हो ना लिखा हो। इनडेफिनिट इंटीग्रल बाय स्टैंडर्ड फंक्शन, ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, डेफिनिट इंटीग्रल जो हमारा लिमिट ऑफ सम वाला टॉपिक है वो अलग है, ठीक है, वो आपकी अगर पुरानी एनसीईआरटी होगी तो एक्सरसाइज 7.8 होती थी, जो कि अब है ही नहीं। तो अगर आपके पास पुरानी तो आपको समझ में आ जाएगा लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चन कैसे होते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, प्रॉपर्टी से करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल ऑफ कैलकुलस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना है, टू द डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया बाउंडेड बाय द सिंपल कर्व, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन वाला पार्ट जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने का वो नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, सेपरेशन, ठीक है, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, यहां पे यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर वाला आपको पार्ट अलग से करना होगा, ठीक है, ये हो गया। लास्ट हमारा है वेक्टर, तो भाई वेक्टर में तो यहां पे देखो एडिशन ऑफ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डॉट क्रॉस पढ़ना है, स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये नहीं पढ़ना है, और इनकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी नहीं पढ़नी है।
बस आपको यहीं तक करना है। तो ये जो रेड मार्क करा है ये आपको एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ठीक है आपने रेड मार्क करवा दिया, अच्छा इसकी जो पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम पे मैंने मेंस और मतलब जो मेंस का सिलेबस और जो एडवांस का है वो दोनों अपलोड कर रखा है, आप लोग देख लेना, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। अब बात आएगी कि सर हम क्या करें, फॉलो किस चीज़ को करें, ठीक है। मतलब हम लोग मतलब ये एक्स्ट्रा सिलेबस कवर करें। देखो अभी मैं बोलूँगा अगर आपकी तैयारी पहले से, एक तो होगा एक वो बच्चा होगा जिसकी तैयारी बहुत अच्छे से बिल्कुल बिंदास तरीके से चल रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो तो अपना पहले से पूरा पढ़ रखा है, बस अपनी स्ट्रेटजी बदलेगा, मेंस का पढ़ लेगा, ठीक है। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी जब सिलेबस रिड्यूस हुआ होगा तभी उनकी आग जगी होगी ठीक है, तो भाई उनको क्या करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें उनको लग रहा होगा कि अब हम एडवांस करें कि नहीं करें। अभी तो मैं उनको बोलूँगा बिल्कुल ना करें। जिन बच्चों ने अभी आग लगाई ना कि आप पढ़ लेते हैं चलो यार सिलेबस रिड्यूस हो गया, तो मैं बोलूँगा वो एडवांस अभी अवॉइड करें, ठीक है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें मत पढ़ें, फालतू में आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। अभी जो रिड्यूस सिलेबस पहले भाई मेंस निकाल लोगे तब तो एडवांस करें सोचोगे। तो अगर इनकेस आपकी रैंक ठीक आ जाती है जनवरी वाले टाइम में तो आप एडवांस के लिए सोच लेना, और अगर नहीं आती है तो फिर मेंस के लिए तैयारी के पहले करना। एडवांस को सेकंड प्रायोरिटी भी देना, वो बच्चे जो अभी आग लगाए हैं, ठीक है, और जो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इस सिलेबस को आपने एक बार पढ़ लिया है लेकिन इस सिलेबस में ज्यादा भी फोकस मत करना, क्योंकि मेंस में अगर आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी तो आप सीधा टारगेट कर लोगे एडवांस को, समझ रहे हो। तो आप इस तरीके से करो। तो दोनों लोगों के लिए मैंने बता दिया क्या कि जो मेंस जो जिनकी तैयारी पहले से बहुत अच्छी चल रही है, तो ठीक है ये टॉपिक आपने एक बार पढ़ लिए, ठीक है, एक बार पढ़ के रखो, काम आ जाएंगे। हाँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में टाइम मत इन्वेस्ट करना, आप दूसरे जो टॉपिक काम के मेंस के लिए पहले उन पर काम कर लेना। जब अगर अच्छी रैंक आ जाएगी तो एडवांस पढ़ लेना। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही कोई टॉपिक ही हट गया, ठीक है, कुछ कुछ चैप्टर्स में, लेकिन ज़्यादा चीज़ें वही हैं आपको, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, तो वो आप पढ़ सकते हो। और जिन्होंने आग अभी लगाई है तो भाई वो लोग अभी मेंस पे फोकस करें, ठीक है। बाकी आप लोग बताना आपको कहाँ डाउट आ रहा है, तो उसके लिए वीडियो मैं बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।